साथियों, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र में प्रथम राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है। ऐसे सम्मेलन सारे देश भर में हम लोग ले रहे हैं। इस सम्मेलन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भूमी अधिग्रहण कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून घेणे व त्या भांडवलदारांच्या घशात घालणे म्हणजेच मौल्यवान जनांना त्यांच्या मातृभूमीपासून वंचित करण्याचे षडयंत्र आहे। एक गंभीर चर्चा अर्थात शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव न मिळणे, राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांमध्ये नेतृत्वाचा अभाव असणे हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे आहेत। ये दूसरा विषय यहाँ रखा गया है। साथियों, दोनों विषयों पर मैं यहाँ कुछ विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहला विषय भूमि अधिग्रहण का, उसके बारे में सबसे पहले अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, भूमि अधिग्रहण को समझने के लिए हमें अंग्रेजों के समय में जो कानून बनाया गया था 19वीं शताब्दी में, उस समय अंग्रेजों ने जो लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया था, उस कानून में ये प्रावधान था कि जो जमीन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ली जाएगी। उस कानून में ये प्रावधान था कि जमीन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ली जाएगी। तो जैसे स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाने के लिए जमीन ली जाती थी, हॉस्पिटल बनाना है हॉस्पिटल के लिए जमीन ली जाती थी, रेलवे का सारे देश भर में जाल बिछाना है उसके लिए जमीन ली जाती थी, बस स्टैंड बनाना है इसके लिए ली जाती थी, सरकारी ऑफिसेज बनाना है उसके लिए जमीन ली जाती थी। यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जमीन ली जाती थी। जो लैंड एक्विजिशन कानून था, उस कानून को अंग्रेजों ने जनहित में पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो कानून बनाया गया था। अभी जो कांग्रेस ने जो कानून बनाया, वो कानून 100 साल से भी ज्यादा साल हो गया, लगभग 125 साल के बाद अंग्रेजों ने दूसरा कानून बनाया। कांग्रेस ने दूसरा कानून बनाया। उसका एक कारण है, जो जमीन किसानों की ली जाती थी बंगाल में, उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और वो आंदोलन की वजह से वहां कम्युनिस्टों का 32 साल का शासन समाप्त हो गया। पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मगर वहां का शासन किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुआ, सिंगूर का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में उनकी सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार चली गई। इतना ही नहीं, टाटा को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा और नरेंद्र मोदी ने टाटा को 1 रुपए में कई हजार एकड़ जमीन जो है यहां गुजरात में दी, 1 रुपए में दी। तो वो जब आंदोलन हुआ और सरकार बदल गई तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम भी इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारी भी सरकार जाने का खतरा पैदा हो जाएगा।
तो इन्होंने 2014 में लोकसभा का चुनाव आने के पहले किसानों के हित में हम खड़े हैं ऐसा प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने एक नया कानून बनाया। उस कानून में क्या है? उस कानून में पहली बात है कि किसानों की जमीन को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा रेट दिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपया एकड़ है तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। कानून में जो प्रावधान है वो आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रावधान है, जमीन जब उद्योगपति खरीद लेगा तो उस इलाके में जो मजदूर है वो उस जमीन पर उनका उधर निर्वाह चलता था, उन मजदूरों का क्या होगा? ये नया सवाल खड़ा हो गया। तो उसके लिए उसका सामाजिक परिणाम क्या होगा उसका अध्ययन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया कि जमीन बेचने का सामाजिक परिणाम क्या होगा। अगर मजदूर विस्थापित हो जाएंगे तो उन लोगों का भी समाधान किया जाए, ऐसा उस कानून में प्रावधान था। उसके बाद में सरकार कांग्रेस की बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस कानून में एक और प्रावधान था कि जिस इलाके की जमीन ली जा रही है उस इलाके के 80% किसान अगर जमीन बेचने के लिए राजी है तो ही जमीन ले सकते हैं। और एक प्रावधान था कि सरकार जमीन एक्वायर नहीं करेगी। सरकार इतनी डर गई बंगाल की सरकार जाने के बाद और किसानों का आंदोलन सरकार के विरोध में होने के बाद कि सरकार अब भविष्य में उद्योगपतियों को किसानों की जमीन लेकर नहीं देगी। उद्योगपति खुद ही किसानों से बात कर ले, चर्चा कर ले, रेट निर्धारित कर ले और किसान और उद्योगपति आपस में मिलकर ले या दे या जो करे करना कर ले। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ऐसा भी एक प्रावधान था। यानी सरकार कितनी डरी हुई थी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये कानून कांग्रेस ने पास किया, बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी ने कहा कि देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो जमीन चाहिए। और ये जो कांग्रेस ने शर्त रखी कि 80% किसान जमीन बेचने के लिए राजी होगा तो ही जमीन बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, नहीं तो नहीं खरीदी जाएगी, न बेची जाएगी। और उद्योगपति खुद ही किसानों से बात करके जमीन खरीदेगी, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होगा। 4 गुना रेट दिया जाएगा। ये जो 2-3 प्रावधान उसमें थे और उसका सामाजिक परिणाम मजदूरों के जीवन पर क्या होगा, ये सारा प्रावधान जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार के पीछे उद्योगपति लगे कि ये कानून बदल। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, अगर बहुमत होता तो ये कानून उसी समय खत्म हो गया होता। फिर भी नरेंद्र मोदी ने शायद 6-6 महीने 2-3 बार अध्यादेश निकाला, जबरदस्ती से, पार्लियामेंट अनुकूल ना होने के बावजूद भी, मगर उसको उस वजह से बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और इस विरोध की वजह से भारत में एक चर्चा शुरू हुई। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि हमारा जो कानून है, नरेंद्र मोदी ने जो अध्यादेश निकाला उससे बेहतर है, हमारा कानून किसानों के हित में है, मजदूरों के भी हित में है। ऐसा कांग्रेस वाले प्रचार करते थे, अखबारों में ये बात छपकर आती थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे
4 गुना रेट दे दे और बीजेपी चाहे 1 गुना दे या 2 गुना दे, दोनों स्थिति में एक ही परिणाम होगा। परिणाम क्या होगा? किसान भूमिहीन हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? कि किसान भूमिहीन होगा। अब किसानों के पास 1 एकड़ के मान लो 4 लाख रुपए आ गए, उसको पता ही नहीं 4 लाख का क्या करना है। कई जगह किसानों के पास पैसा आया और 5-10 साल में वो पैसा खत्म हो गया। क्यों? पैसा क्यों खत्म होता है? पैसे का एक नाम है चलन, वो चलता रहता है, एक जगह रुकता ही नहीं है। पैसे का एक नाम है चलन, तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो एक जगह रुकता नहीं है। तो किसानों के पास पैसा आया भी, वो चला भी गया, और किसान था वो भूमिहीन हो गया, और भूमिहीन होने के बाद में मजदूर हो गया। इधर नागपुर में मिहान में एक घटना आपको बताता हूं। नागपुर में एक किसान जो है, उसके जमीन के ऊपर उसकी जमीन ले ली गई और उसके ही जमीन पर उसको वॉचमैन की नौकरी दी गई कि भी तुम ये जमीन तुम्हारी, इसको वॉच करो, अभी तुम इसके मालिक नहीं हो, वॉच करो। वॉचमैन बना दिया। तो दोनों स्थिति में, चाहे बीजेपी के सरकार का कानून हो या कांग्रेस के सरकार का कानून हो, दोनों स्थिति में किसान भूमिहीन होगा। जो भूमिहीन किसान होगा वो विस्थापित होगा, क्योंकि वो उद्योगपति उस जगह पर उसको रहने नहीं देगा, उस इलाके में रहने नहीं देगा। मजदूरों को खेती पर काम नहीं मिलेगा, तो उस सारे इलाके का मजदूर जो है गांव छोड़कर दूसरे जगह जहां उसको रोजगार मिलेगा वहां जाएगा, वो भी विस्थापित हो जाएगा। इस बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे लोगों को सरकार क्या सोचती है कि 1 लाख एकड़ की जमीन को अगर 4 लाख दिया जाए तो किसान लालच में अपनी जमीन बेचने के लिए राजी हो जाएगा। हो भी सकता है। तो ये जो भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, ये किसानों को भूमिहीन, विस्थापित और मजदूरों को भी विस्थापित करने का और अपने भूमि से बेदखल करने का बहुत बड़ा षड्यंत्रकार का मामला है। और ये षड्यंत्र सारे देश भर में हो रहा है। इस षड्यंत्र के विरोध में इस देश में जो किसान हैं, जिनके समर्थन के बगैर कोई भी सेंटर में या स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बन सकती। स्टेट में भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती, सेंटर में भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। फिर भी इन लोगों के विरोध में ये सारा षड्यंत्र सारे देश भर में चल रहा है, क्योंकि इसके विरोध में जो आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन करने के लिए किसी प्रकार का कोई संगठन उपलब्ध नहीं है। ये बात हमने देखी। दूसरी बात जो यहां आप लोगों के द्वारा विषय रखा कि किसानों को जो उत्पादन निकाला जाता है उसका जो लागत खर्च है, वो लागत खर्च भी नहीं निकलता है। सारा परिवार उसमें लगा रहता है। मैं भी किसान का बेटा हूं, हमने भी खेती में हल चलाने का काम किया है, इसलिए मजदूरी करने का काम किया है। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। खेती में उत्पादित माल तहसील में जाकर बेचना पड़ता था, तो हम लोग गांव से वो गाड़ी में भरकर जो कपासी जो है वो लेकर जाते थे, वो भी मैं खुद किया हूं। और किस तरह से मार्केट के बनिया को वो सामान या माल बेचा जाता था,
और सामान बेचने के बाद भी एक नया पैसा उसको नहीं मिलता था। जो बनिया उसका माल खरीदता था वो 1 महीने के बाद उसको पैसा देने का वादा करता था। जो बनिया है वो मुफ्त में धंधा करता था, एक नया पैसा नहीं। वो बॉम्बे के या सूरत के जो बड़े मिल वाले लोग हैं उन लोगों को टेलीफोन पर, वो इस किसान का जो कपासी है वो बॉम्बे के जो मिल वाले लोग हैं उसको टेलीफोन पर भेज देता था और यहां से वो माल वहां भेज देता था। ये बैठे बैठे जो बनिया है वो पैसा कमाता था। और वो पैसा जब उधर से आता था, आने के लिए अगर मान लो 8 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, उसके बाद वो पैसा किसान को मिलता था। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं और मैं खुद इस बातों को जानता हूं। मुफ्त में बनिया धंधा करता है, माल वाला किसान का लेके जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से और अपने व्यवहार से ये सारा मामला देखा हुआ है। तो लागत मूल्य जो है, जितना खर्चा किसान को आता है, पूरा परिवार खेती में काम करता है। जो किसान का जो परिवार है, एक आदमी खेती में काम नहीं करता, पूरा परिवार जो है वो खेती में काम करता है। और खेती में काम करता है, उसके बदले में किसान जो उसके घर के लोग काम करते हैं उसको मजदूरी भी नहीं देता है। जिसको थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का हमें जब समझ में नहीं आता था जब हम करते थे, अभी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया तो मुझे थोड़ा बहुत कृषि अर्थशास्त्र जो है थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो इसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो लागत मूल्य जो है, वो लागत मूल्य इस देश में उद्योगपति जो है, मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि आलू का चिप्स बनाया जाता है और अगर वो आलू आप लोग मार्केट में बेचते हो, शायद हो सकता है एक आलू आप 50 पैसे में बेचते हो, शायद हो सकता है मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, एक आलू आप 50 पैसे में बेचते हो, मगर एक आलू के जो चिप्स है, वो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो 10 रुपए में बेचती है। 50 पैसे का जो एक आलू है, वो एक आलू प्रक्रिया करने के बाद में एक ही आलू के चिप्स होते हैं वो पैकेट में, उसमें चिप्स कम होते हैं और हवा ज्यादा भरा जाता है। साला ऐसा फूला हुआ दिखता है, खोलो हवा निकल जाती है, चिप्स उसमें 2 4 5 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। उसको 10 रुपए में वो बेचते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बार खरीदते हैं तो हम लोगों को मालूम होता है, अरे ये बात इसमें हवा ज्यादा है और चिप्स कम है, तो 10 रुपए में उसको बेचा जाता है। कहीं उससे भी ज्यादा महंगा बेचा जाता है। तो किसान से 50 पैसे में जिन्होंने आलू लिया, वो 9 रुपये 50 पैसा और उसके ऊपर लगाकर वो पैसा कमाता है, मगर इसमें से एक नया पैसा भी किसान को वापस मिलता नहीं है। तो उसको, उद्योगपति को उसके माल का लागत मूल्य से कई गुना ज्यादा मिलता है। उसका कारण है वो आजाद है, अपने फैक्ट्री में जो माल उत्पादित करता है उसका प्राइस फिक्स करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उद्योगपति खुद ही निर्धारित करता है और निर्धारित करके बेचता है, उसको आजादी है। और किसान को अपना जो उत्पादित माल है, उस उत्पादित माल का कितना प्राइस में बेचना है, यह निर्धारित करने का अधिकार किसान के पास नहीं है। इसका मतलब है किसान को अपने ही खेती में जो माल उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य निर्धारित करने की आजादी नहीं है। इसका दूसरा अर्थ है किसान भारत में आजाद नहीं है। इसका आप लोगों को सही अर्थ समझाया जाए तो आपको थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आएगा। और आजाद ना होने की वजह से आज किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, लागत मूल्य उसको नहीं मिल रहा है, और जो अकाल पड़ जाता है उससे उसके जमीन का, उसके घर का,
उसके घर में जो जानवर है उन लोगों का पूरा जीवन जो है उद्ध्वस्त हो जाता है। इतनी दुर्दशा हो जाती है। क्योंकि मैं तो देखा हुआ है 72 में हमारे महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, तो मैं स्टूडेंट के तौर पर पढ़ता था, तो मैं खुद इस बात का जानता हूं, अनुभव लिया हुआ हूं, तो इसलिए मैं इस बात को गहराई से समझ सकता हूं कि कितनी भयंकर स्थिति इसके माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं ये बात थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार। पहली बात मैं आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूं कि ज्योतिराव फुले ये कहा करते थे कि किसानों के सत्यानाश का जो कारण है वो शेठजी और भट्ट जी। उनके किताब में ये बातें आप लोगों को पता नहीं है, शायद जानकारी है आप लोगों को, तो ज्योतिराव फुले ने ये लिख कर रखा। उनकी उस समय की भाषा है शेठजी और भट्ट जी। हम जिसको आज ब्राह्मण कहते हैं या बनिया कहते हैं, उस समय ज्योतिराव फुले की भाषा में शेठजी और भट्ट जी ये शब्द प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। और शेठजी और भट्ट जी जो है किसानों के सत्यानाश का मूल कारण है, ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिराव फुले को हमारे किसान लोगों ने महात्मा कहा। महात्मा कहा। गांधी जी को कभी भी हमारे लोगों ने महात्मा का खिताब नहीं दिया। जैसा कार्यक्रम लिया और लोग बॉम्बे में इकट्ठा हुए और ज्योतिराव फुले को महात्मा का खिताब लोगों के द्वारा दिया गया, वैसा गांधी जी को कोई कार्यक्रम करके किसी तरह से गांधी जी को यह महात्मा नाम का खिताब नहीं दिया गया। साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिराव फुले कहते हैं शेठ जी और भट्ट जी, तो गांधी जी कौन से कैटेगरी में आते थे? तो गांधी जी शेठ जी में आते थे। अब आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाता हूं कि गांधी जी शेठ जी में आते थे। और मैं गुजरात में जब गया तो मुझे जानकारी मिली तो मैं हैरान हो गया कि वहां के जो शेठ जी है गुजरात के, उन्होंने हमको जानकारी बताई कि गांधी जी जो शेठ जी थे उन लोगों को हमें भी डर लगता था। इतने खतरनाक किस्म के गांधी जी शेठ जी थे। गांधी जी मोड़ नाम के बनिया थे, और मोड़ नाम के जो बनिया होते हैं, बनिया लोग भी उसको डरते थे। पहले तो बनिया हम लोगों को चूना लगाते थे, तो गांधी जी जिस जाति के बनिया थे वो चूना लगाने वालों को चूना लगाते थे। मैं आप लोगों को बहुत खास जो मैं कह रहा हूं वो आप सौराष्ट्र में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें कहावत भी है, सौराष्ट्र में गांधी जी पैदा हुए, तो सौराष्ट्र की कहावत है गुजराती भाषा में। आपका इलाका थोड़ा सा गुजरात के बॉर्डर के नजदीक है, शायद आपको थोड़ी गुजराती आती भी होगी। तो उसमें कहावत है, मोड़ कोड सारो पर मोड़ नहीं सारो। ये गुजराती भाषा में इसका अर्थ यह है हिंदी में कि शरीर पर जो कोड़ होती है वो ठीक है, मगर मोड़ जो है ये ठीक नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खराब और खतरनाक है। साथियों, तो ज्योतिराव फुले ने किसानों के सत्यानाश का जो मूल कारण है उसमें एक कारण बताया कि शेठ जी है, और एक कारण बताया भट्ट जी है। किसान ज्योतिराव फुले ने तो गांधी जी को हमारे इस देश में हम लोगों ने शेठ जी को इस देश में नेतृत्व देने का काम किया, और गांधी जी के द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया गया।
चलाने के बाद जब 1885 को ज्योतिराव फुले जीवित थे, 1890 में उनका मृत्यु हुआ, 5 साल तक जीवित थे। कांग्रेस ने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में आने के लिए निमंत्रण दिया कि आप कांग्रेस में आ जाओ। तो ज्योतिराव फुले ने लिखित रूप से रखा हुआ है कि नेशनल कांग्रेस को मराठी में राष्ट्रीय सभा कहते थे। राष्ट्रीय सभा, नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय सभा। तो ज्योतिराव फुले ने कहा मराठी में, अरे ही कसली राष्ट्रीय सभा, अरे ही ब्राह्मण सभा आहे, भटांची सभा आहे, मी यामध्ये येणार नाही, हे लिहून ठेवलंय। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों और भट्ट और शेठजी लोगों का संगठन था, शेठजी और भटजी लोगों का संगठन था। ज्योतिराव फुले किसानों के सत्यानाश के लिए जो जिम्मेदार थे, उन लोगों ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में रखा और हाथ में रखने के बाद 15 अगस्त 47 को जब आजादी मिली तो उसमें से एक भटजी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। सत्यानाश जिन लोगों ने किसानों का किया, ऐसा ज्योतिराव फुले कहते थे, उनमें से एक भटजी को देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को जब बनाया गया तो 1952 में 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण भटजी चुनवा कर लाए गए और संसद पर ब्राह्मणों का, भटजी लोगों का कब्जा किया गया। यानी जिन लोगों ने किसानों का सत्यानाश किया, ऐसा ज्योतिराव फुले कहा करते थे, उन्होंने आजादी के बाद प्रथम संसद पर भटजी लोगों का कब्जा करवाया। ज्योतिराव फुले आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि क्या सत्यानाश क्यों हो रहा है, ये किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है और सारे के सारे फैसले किसानों के विरोध में क्यों हो रहे हैं। आखिर हर चीज का कोई न कोई कारण तो होता है। आप कह रहे आत्महत्या कर रहे, अरे मगर कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? कारण तो मालूम होना चाहिए। कारण मालूम होगा तो कारण का सुधार किया जा सकता है। कारण ही मालूम नहीं होगा तो कारण का सुधार कैसे होगा? इसलिए ये बता रहा। तो प्रथम लोकसभा का मेरे पास जो दस्तावेज अवेलेबल है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के आंकड़े और इलेक्शन कमीशन के डाटा, इसके आधार पर कह रहा हूं कि 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और इस तरह से संसद पर भटजी लोगों का कब्जा हुआ। ये 1952 की बात है। चलो अभी थोड़ा आज की बात बताता हूं। आप लोग बोलते हैं अरे बहुत पुरानी बात बता रहे हो आप। चलो ठीक है, अभी की बता। 2009 के लोकसभा में भटजी की जो पार्टियां थी, इस देश में 4 पार्टियां नेशनल लेवल की है भटजी लोगों की। ज्योतिराव फुले की भाषा में थोड़ा बता रहा हूं। 4 नेशनल लेवल की भटजी लोगों की पार्टियां है। पहली भटजी लोगों की पार्टी कांग्रेस, दूसरी भटजी लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की। बीजेपी बनने के पहले इस पार्टी का नाम था जनसंघ। जनसंघ की स्थापना आरएसएस के गोरवलकर इन्होंने की और जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली भट्ट। नाम के साथ बता रहा हूं, किसी ब्राह्मण को ऐतराज होगा तो मेरे खिलाफ जरा केस दायर कर देना, फिर मैं हाईकोर्ट के जज के मुंह पर फेंक के मारता हूं उसके सारे सबूत। नाम के साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कम से कम ज्ञान तो छोड़ो, कम से कम जानकारी तो हो जाए। जानकारी तक नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था पहला जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा राष्ट्रीय पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगरे, एक भी कोकनस्थ ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण नहीं, कोकनस्थ ब्राह्मण। अब कोकनस्थ का को, ब्राह्मण का ब्रा जोड़ दो, कोबरा। कोकनस्थ का को, ब्राह्मण का ब्रा जोड़ दो, एक नया शब्द बनता है कोबरा। कोबरा सांप के प्रजाति का नाम है। आदमी को डस ले तो आदमी पानी मांगने के पहले ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। समझ रहे हो? आपको जानकारी हो क्या है चल रहा देश भर में। ये जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं, किसानों के लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, क्या कारण है भाई? कारण मालूम होना चाहिए ना। आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जाते ही लगा देता क्या इंजेक्शन? क्या बोलता है? जरा मुंह फाड़ो, हाँ जोर से, जरा ज्यादा करो, फिर टार्च लगा के देखता है। अच्छा पेशाब कैसे आती है? पीली आती है कि सफेद आती है? अच्छा ठीक है, जरा आंख ऐसा ऐसा कर दो, हाँ। अच्छा सवेरे टॉयलेट सीप होती है क्या? साफ होता है पेट? नहीं होता है? दर्द करता है? ब्लड निकलता है? ऐसे 10-15 सवाल करने के बाद में फिर लक्षणों का निर्धारण करता है, फिर उसके बाद निर्धारित करता है कि इसको गोली देना चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए, इसको क्या करना है, इसका पेट फाड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई इसका है? ऐसा करता है कि नहीं डॉक्टर? तो मैं डॉक्टर की तरह बता रहा हूं भाई कि आपका समस्या का कारण क्या है, आपको बता रहा हूं ताकि पता तो चले कम से कम क्या मामला है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता श्रीपाद अमरू डांगे, एक कोकनस्थ ब्राह्मण। फिर इससे एक अलग पार्टी बनी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उसका नेता है केरला का ईएमएस नंबूद्री प्राद, ये नंबूद्री जाति का ब्राह्मण, केरला का सबसे ऊंचा ब्राह्मण। तो 4 ब्राह्मणों ने 4 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई 4। और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के पार्टी का राज है दिल्ली में। आप बोलेंगे आप गलत सोच रहे हो, गलत बता रहे हो, नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है। हाँ मैं भी जानता हूं ब्राह्मण नहीं है। जसे ठेवलेले मुख्यमंत्री बनवले जातात तसा ठेवलेला प्रधानमंत्री बनवला जाऊ शकते ना। मराठीमध्ये ठेवला समजते ना तुम्हाला? हे बामणांनी ठेवलेले, जसे बामण ठेवलेले मुख्यमंत्री बनवतात तसे ठेवलेला प्रधानमंत्री आहे। आता मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे म्हणून तुम्हाला सांगतोय, तुम्हाला कळावं, तुमच्या भाषेमध्ये सांगतोय, तुम्हाला समजावं म्हणून सांगतोय कि नरेंद्र मोदी वाराणसी में गया और कहा गंगा मेरी मां है। लोगों ने कहा उसके मां का नाम गंगा होगा, जाने दो, छोड़। फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा भाजपा मेरी मां है। लोगों ने कहा है कुछ भी कहते, चलो छोड़ो, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है। इसका दिमाग फिर गया है, अपना भी साला फिर जाएगा, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं। फिर कहा भारत माता की मेरी मां है। तो लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। फिर गया, वहां गया अपने मथुरा में। मथुरा में गंगा नहीं है, जमुना है, तो कहा जमुना भी मेरी मां है।
तो लोगों ने कहा कि साले इसकी 4-4 माँ है और केवल माँ के बारे में ही बोल रहा है, बाप के बारे में बता ही नहीं रहा है। अजीब बात है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो केवल माँ के बारे में बता रहा है, बाप के बारे में बता ही नहीं रहा है कि भाई बगैर बाप से बेटा कैसे पैदा हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं हो सकता। कुछ दिन के बाद में साल पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का। जब नरेंद्र मोदी का साल पूरा हो गया, पूरा होने के बाद में आरएसएस ने दिल्ली में मीटिंग रखी, तो नरेंद्र मोदी सारा का सारा मंत्रिमंडल लेके मोहन भागवत को शरणागत हो गया। तो लोगों ने इसकी समीक्षा की, हमने भी की, कि संविधान में लिखा है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के सलाह से प्रधानमंत्री देश को कारोबार चलाएगा और संसद के प्रति जवाबदेह होगा। संसद में सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी संसद को जवाब देने के बजाय आरएसएस ने जब समीक्षा बैठक आयोजित की तो उसमें जाकर मोहन भागवत के सामने सरेंडर हो गया। जब सरेंडर हो गया तो फिर लोगों को मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। जो मालूम नहीं था और लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये बाप के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। जब नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के सामने सरेंडर हो गया तो फिर लोगों को पता चला, अच्छा ये बाप है नरेंद्र मोदी का। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी तो पिछड़ा है, मगर बाप उसको फैसला लेने दे तब ना। तो ये बात हमको समझना जरूरी है। बहुत बार खेती में जब फसल आती है तो दानों का नुकसान करने के लिए पंछी आते हैं। किसान क्या करता है, फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ियों में डालकर एक किसान, नकली किसान खड़ा करता है और खेती में जाकर दूसरे दिन खेती के किनारे में जाके गाड़ देता है। ऐसा किसान गाड़ देता है। तो इसको हम लोग महाराष्ट्र में बुजगावना बोलते हैं। दूसरे दिन पंछी आते हैं और एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। अब है तो नहीं है, किसान तो है नहीं, मगर एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है। पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। अरे हे बुजगाव नाही रे बाबा, बिजाला प्रधानमंत्री म्हणता हे बामनाचं बुजगाव नाही। मग हे बुजगावनं तरी कशाला ठेवलेलं आहे, तर आपल्याला असं वाटलं पाहिजे हे आपलंच आहे। आपल्याला असं वाटलं पाहिजे अरे हे आपलंच आहे, याच्यासाठी ठेवलंय ते। त्या पक्षाला जसं वाटलं पाहिजे की शेतकरी आहे, तसं आपल्या शेतकऱ्यांना देशातल्या वाटलं पाहिजे की आपला देशाचा प्रधानमंत्री आपलाच आहे, असं वाटण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांना ठेवण्यात आलेलं आहे। परंतु निर्णय घेण्याचे कुठलेही स्वतंत्र अधिकार त्यांच्याजवळ नाही आहेत। असते तर निश्चितपणे तुमच्या हितासाठीचे निर्णय त्यांनी जरूर घेतले असते। एक शेतीमध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये एक म्हण आहे, तुम्हालाही माहित असेल, मी शेतकरीचा मुलगा असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो की फावडं माती किंवा पाणी आपल्याकडेच ओढते। काय ग्रामीण भागामध्ये, तुमच्या भागामध्ये कदाचित ही गोष्ट तुम्हाला माहित असेल की जे फावडं आहे ते फावडं पाणी किंवा माती आपल्याकडेच ओढते। अरे हे आपलं असतं तर माती आपल्याकडे आली असती ना, किंवा हे पाणी आपल्याकडे आलं असतं ना, हे आपलं असतं तर बुजगाव ना, चाहेला हे बुजगावनं सुद्धा आपलं नाही आहे। ही आपली दुर्दशा आहे। तेव्हा तुम्हाला खरं काय आहे हे कळावं, यासाठी म्हणून खास करून मी हे उदाहरण तुम्हाला सांगत आहे, जेणेकरून तुम्हाला हे कळावं की वास्तविक सत्ता
ही नरेंद्र मोदीच्या नियंत्रणामध्ये नाही आहे. हा नॉमिनेटेड पीएम आहे, हा नामधारी पीएम आहे. जसा यापूर्वी मनमोहन सिंग नामधारी पीएम होता आणि खरी सत्ता सोनिया गांधीच्या नियंत्रणामध्ये होती, तशाच पद्धतीची आज नरेंद्र मोदीला दाखवण्यासाठी ठेवण्यात आलेलं आहे, पण सारी सत्ता मोहन भागवतच्या नियंत्रणामध्ये आहे. ही बाब आपल्याला या निमित्तानं मला समजावून सांगायची आहे. तेव्हा खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं राज्य म्हणजे ब्राह्मणांचं राज्य. 13 राज्यामध्ये काँग्रेसचं राज्य म्हणजे ब्राह्मणांचं राज्य. त्यानंतर काल परवापर्यंत बिहारमध्ये नितीश कुमार बीजेपीच्या समर्थनाने मुख्यमंत्री होते, आता काँग्रेसच्या समर्थनाने मुख्यमंत्री आहेत. तेव्हा त्या ठिकाणी सुद्धा खऱ्या अर्थानं त्यांचं नियंत्रण चाललेलं आहे. तामिळनाडूमध्ये जयललिता नावाची ब्राह्मण मुख्यमंत्री आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी नावाची ब्राह्मण बाई मुख्यमंत्री आहे. तेव्हा मी तुम्हाला हे जे सर्व उदाहरणं सांगतो आहोत हे सर्व पुराव्यासहित नावासहित सांगत आहेत. यावरून तुमच्या असं लक्षात येत असेल की या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं ब्राह्मणांचं राज्य आहे. म्हणजे एकतर भारतीय जनता पक्ष ब्राह्मणांचा, काँग्रेस पक्ष ब्राह्मणांचा, त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्ट पक्ष ब्राह्मणांचा, त्या ठिकाणी त्यांचं राज्य आहे. कधी बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचं राज्य येते, तर कधी केरळमध्ये कम्युनिस्टांचं राज्य येते. काँग्रेसचं जाते तर कम्युनिस्टांचं येते, कम्युनिस्टांचं जाते तर काँग्रेसचं येते. ही जी काही परिस्थिती आहे, या सर्व उदाहरणावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की ज्याला ज्योतिराव फुले भटजी म्हणायचे, त्या भटजी लोकांचं राज्य या देशावर आहे. आणि ज्योतिराव फुले असं म्हणायचे की भटजी हे त्या 2 लोकांपैकी, शेठजी आणि भटजी पैकी भटजी लोकांचं राज्य या देशावर आहे. आणि 2 पैकी 1 यांच्या ह्या सत्यानाशाचं कारण आहे. तेव्हा सत्यानाश ज्या लोकांनी या देशातील शेतकऱ्यांचा केला त्यांचं या देशावर नियंत्रण आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करतात तर राज्य करताना दुःख का होत नाही? कारण एक त्यापैकी शेतकऱ्यांचा शत्रू आहे आणि शत्रू असल्यामुळे उलट त्यांना आनंद होतो, दुःख होत नाही. ही बाब आपल्याला समजून घेणं फार आवश्यक आहे. तेव्हा या देशावर 2009च्या निवडणुकीमध्ये 375 जागेवर ब्राह्मणांच्या पक्षाचं नियंत्रण होतं. 2014च्या निवडणुकीमध्ये 411 जाग्यांवर ब्राह्मणांचे जे 4 राष्ट्रीय पक्ष आहेत, मान्यता प्राप्त पक्ष आहेत, त्यांचे 411 जागावर नियंत्रण आहे. टोटल जागा 543 आहेत, त्यापैकी 411 जागांवर त्यांचं नियंत्रण आहे. संसदेमध्ये कायदा पास होण्यासाठी 366 जागा लागतात, त्यांच्या जवळ 411 आहेत. ते कधीही कायदा पास करू शकतात नाही, करून राहिलेले आहेत. ही वस्तुस्थिती आपल्याला समजून घेतली पाहिजे. ही वस्तुस्थिती जर आपण समजून घेतली तर शेतकऱ्यांच्या शत्रूला या देशाचा राज्यकर्ता बनवण्याचं महान कार्य महात्मा गांधी यांनी केलं. त्याबद्दल आपण सर्व लोकांनी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे की तुम्ही शेतकऱ्यांचा सत्यानाश करणाऱ्या माणसांना या देशाचा राज्यकर्ता बनवला. सरदार वल्लभभाई पटेल काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात यावं असा प्रस्ताव 14 राज्याच्या काँग्रेस कमिटीने गांधीजीकडे पाठवला होता. गांधीजींनी व्हेटो पॉवरचा उपयोग करून सरदार पटेल यांना काँग्रेस पक्षाचं अध्यक्षपद मिळू दिलं नाही. आणि जर मिळालं असतं तर सरदार पटेल हे देशाचे प्रधानमंत्री झाले असते. परंतु गांधीजींनी सरदार पटेल यांना प्रधानमंत्री रोखण्यासाठी, न बनवू देण्यासाठी त्यांना काँग्रेस पक्षाचं अध्यक्षपद मिळू दिलं नाही.
व्हेटो पॉवरचा वापर केला. हे 1946 ची गोष्ट आहे. डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस आहेत माझ्याकडं. आणि मग ही गोष्ट सरदार पटेलला भयंकर दुःखदायी होती. सरदार पटेलच्या मनामध्ये यामुळे भयंकर दुःख झालं होतं. आणि मग जेव्हा गांधीजींचे मारेकरी गांधीजींना मारण्यासाठी त्या बिर्ला हाऊस मध्ये गेले, 15 दिवस अगोदर सरदार पटेल यांना माहित होतं की गांधीजींची हत्या करणार आहेत. मला कसं माहित झालं? जे ज्युडिशियल इन्क्वायरी बसवण्यात आली त्या जजनी सरदार पटेल यांना विचारलं, अहो पटेल साहेब, तुम्हाला गांधीजीची हत्या होणार आहे याची पूर्वसूचना होती काय? म्हटले हो, मला पूर्वसूचना होती. किती दिवसापूर्वी तुम्हाला पूर्वसूचना होती? ते म्हटले 15 दिवसापूर्वी होती. बर, मग गांधीजींची हत्या होणार आहे असं माहीत असताना सुद्धा तुम्ही त्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था का केली नाही? कारण तुम्ही गृहमंत्री होता, पोलीस विभाग तुमच्याच नियंत्रणामध्ये होता, तुम्ही का व्यवस्था केली नाही? सरदार पटेल यांनी उत्तर दिलं की यावर मला काहीही बोलायचं नाही. या प्रश्नावर मला काहीही बोलायचं नाही. जजनी लिहून ठेवलंय, या प्रश्नावर सरदार पटेल यांना काहीही बोलायचं नाही. आता तुम्ही किंवा मी जर पोलिसांना असं उत्तर दिलं असतं तर 4 दंडे आपल्या कमरेखाली पोलिसांनी आपल्याला मारले असते. पण देशाचे उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल, पोलीस विभागाचे गृहमंत्रालयाचे प्रमुख, त्यांना दंडे तर मारता येत नाही ना. म्हणून त्यांचं उत्तर फक्त रेकॉर्डमध्ये लिहिण्यात आलं की मला याच्यावर काहीही बोलायचं नाहीये. याचा काय अर्थ काढायचा? याचा अर्थ असा की गांधीजींनी जेव्हा सरदार पटेल यांना प्रधानमंत्री बनवण्यापासून रोखण्याचे षडयंत्र केलं तेव्हा सरदार पटेल यांना फार दुःख झालं. आणि मग सरदार पटेलना दुःख झाल्यामुळे सरदार पटेलनी असा विचार केला असेल की आता गांधीजींना काय करायचं ते करू द्या, मला सुद्धा माझ्या आयुष्यामध्ये कधी एखाद्या वेळेस संधी येईल तेव्हा मी सुद्धा संधी आली तर सोडणार नाही. आता गांधीजीला संधी आहे तेव्हा गांधीजीने मला सोडलं नाही, मला पण माझ्या आयुष्यामध्ये संधी येईल तेव्हा मी पण सोडणार नाही. ज्युडिशियल इन्क्वायरीच्या रेकॉर्डमध्ये ज्या गोष्टी रेकॉर्डमध्ये लिहिलेल्या आहेत त्या संबंधामध्ये, त्या डॉक्युमेंटच्या संबंधामध्ये मी तुम्हाला सांगून राहिलो. यावरून तुमच्या असं लक्षात येईल की त्या कालावधीमध्ये गांधीजींनी म्हणजे बनियानी शेठजींनी षडयंत्र करून शेतकऱ्याच्या माणसाला देशाचं प्रधानमंत्री बनू दिलं नाही. ते भटजींनी बनू दिलं नाही असं नसून शेठजींनी बनू दिलं नाही. आणि शेठजीच्या रोलमध्ये त्यावेळेस गांधीजी होते आणि गांधीजींनी सरदार पटेलला प्रधानमंत्री बनू दिलं नाही. उलट गांधीजींनी जवाहरलाल नेहरू म्हणजे भटजी याला प्रधानमंत्री बनवण्यासाठी आपल्या व्हेटो पॉवरचा उपयोग केला. ही गोष्ट मी साऱ्या डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेसच्या आधारावर सांगून राहिलो. ही बाब मी तुम्हाला याकरता सांगत आहे की स्वातंत्र्याचं आंदोलन हे सर्व लोकांच्या स्वातंत्र्याचं आंदोलन नव्हतं, तर हे शेठजी भटजीच्या स्वातंत्र्याचं आंदोलन होतं. आणि म्हणून स्वातंत्र्यामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमध्ये जो माल उत्पादित केला जातो त्याचा भाव ठरवण्याचं स्वातंत्र्य नाही. त्याचं कारण स्वतंत्र भारतामध्ये शेतकरी हा गुलाम बनवण्यात आला. स्वतंत्र यानी आजाद भारत में किसानों को गुलाम बनाकर रखा गया. इसका सबूत है कि किसानों को अपना ही उत्पादित माल का रेट फिक्स करने की आजादी नहीं है. ये आजादी नहीं है, ये सबूत है उसके गुलामी का. तो 200% बात सच निकली. ज्योतिराव फुले ने कहा था किसानों के सत्यानाश का मूल शेठ जी और भटजी है. ये जो ज्योतिराव फुले ने
शेतकऱ्यांचा आसूड मध्ये लिहून ठेवलंय, ती गोष्ट स्वतंत्र भारतामध्ये 200% खरं निघालं. तेव्हा ही बाब आपण समजून घेतली पाहिजे. आणि या देशावर जे ब्राह्मणांचं राज्य आहे, म्हणजे विधायी का जहां कानून बनाया जाता है वहां उस संस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है. कार्यपालिकामध्ये IAS IPS IRS अधिकारी आहेत, त्यामध्ये 80% ब्राह्मण आणि तत्सम लोक आहेत. ज्योतिराव फुलेंनी याबद्दल लिहून ठेवलंय त्या काळात. काय लिहून ठेवलंय की हा जो भटजी जो प्रशासनामध्ये आहे त्याबद्दल लिहिलंय. ज्योतिराव फुलेच्या साहित्यामध्ये ते लिहून ठेवलेलं आहे की हा जो भटजी आहे प्रशासनामधला, हा भटजी नसून कलम कसाई आहे. लक्षात, हे माझा शब्द नाही. हा भटजी नसून कलम कसाई आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये जे जे निर्णय देशामध्ये लागतात, तो जास्त वेगानं शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये हे निर्णय लागू करतात. तेव्हा हे कलम कसाई लोक आहेत. तेव्हा 80% प्रशासनावर ब्राह्मण आणि तत्सम उच्च जातीच्या लोकांचं नियंत्रण आहे. त्यानंतर न्यायपालिका, या न्यायपालिकेमध्ये 98% ब्राह्मण आणि तत्सम उच्च जातीच्या लोकांचं नियंत्रण आहे. आणि मीडिया म्हणजे प्रचार माध्यम, हे लोकशाहीचं चौथं पिलर, चौथं विंग. मीडिया, प्रचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ब्राह्मण बरिया का कब्जा. प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छापने का उस पर कब्जा. ट्रेडिशनल मीडिया, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, ये सारा का सारा किसानों का सत्यानाश करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हम साधु कहते हैं, संत कहते हैं. अरे तो सत्यानाश करने वाले लोग हैं तुम्हारा, ज्योतिराव फुले की भाषा में कहा जाए तो. चौथा मीडिया है होकल मीडिया. जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं, मी यवतमाळ जिल्ह्याचा रहिवासी, आमची मातृभाषा वराडी. वराडीला शासनात मान्यता नाही. तुमच्या या भागामध्ये अहिराणी ही तुमची मातृभाषा असेल, मला खात्रीनं सांगता येणार नाही, पण असेल, माझा अंदाज आहे, माझा थोडा जो अभ्यास आहे. तेव्हा तुमची जशी अहिराणी मातृभाषा आहे, बोली भाषा आहे, त्याची लिपी नाही, तशीच माझी जी मातृभाषा आहे वराडी, ती सुद्धा आहे, पण बोली आहे, लिपी नाही आहे, स्क्रिप्ट नाही आहे. असा 4,500 बोली या देशामध्ये, या देशातील मूळ निवासी असणारे लोक बोलतात, पण शासनांमध्ये त्यांना मान्यता नाही. ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलतात आणि ग्रंथ भाषा लिहितात, त्यांना मान्यता आहे. तुम्ही पुण्यामध्ये जा, मराठी बोलणारे माणसं पुण्यात जा, तुम्हाला काही नाकातून बोलता येत नाही, तुम्ही तर तोंडातून बोलता. तिथले जे ब्राह्मण आहेत पुण्यातले, ते तोंडातून नाही बोलत, नाकातून बोलतात. आणि तुम्ही जेव्हा मराठी बोलता तेव्हा ते काय म्हणतात, काय गावंढळ माणसं आहे तो, साधी मराठी सुद्धा ग्रामर मध्ये बोलता येत नाही. ज्योतिराव फुले जेव्हा लिहायला लागलेत तेव्हा एका बामणानी, त्याचं नाव मला आता आठवत नाही, पण तो मराठी भाषेचा स्वतःला शिवाजी म्हणून घ्यायचा, तो असं म्हणाला की ज्योतिराव फुल्यांना काना मात्रा विलांटी लिहिता येत नाही, त्यांना ग्रामर मध्ये मराठी लिहिता येत नाही. माझं असं म्हणणं आहे की ज्योतिराव फुल्यांना काना मात्रा विलांटी किंवा ग्रामर जरी लिहिता आलं नाही तरी पाचर मारता येते की नाही, पाचर मारता येते की नाही ज्योतिराव फुलेला, मग ते महत्वाचं आहे. चायला ज्योतिराव फुलेला पाचर मारता येते ना. ग्रामीण भाषामध्ये तुम्हाला कळत असेल, मी खेड्यातला माणूस असल्यामुळे तुम्हाला देशी भाषेत सांगतोय की पाचर मारता येत होतं त्यांना. ग्रामर येवो की नाही येवो, पण पाचर मारता येत होतं आणि ते मारत होते बरोबर, आणि बरोबर लागत होती. तेव्हा
आपल्याला ही बाब कळावी, समजून यावी, यासाठी ही बाब मी तुम्हाला समजून सांगत आहे की या देशातील लोकशाहीचे जे 4 पिलर आहेत, म्हणजे एक आहे कायदे मंडळ, त्यावर ब्राह्मणांचं नियंत्रण आहे. दुसरं आहे प्रशासन, त्यावर ब्राह्मणांचं नियंत्रण आहे. तिसरं आहे न्यायपालिका, यावर ब्राह्मणांचं नियंत्रण आहे. चौथा पिलर आहे मीडिया, प्रचार माध्यम, यावर ब्राह्मणांचं नियंत्रण आहे. तेव्हा लोकशाहीचे 4 पिलर, या 4ही पिलरवर ब्राह्मणांचं नियंत्रण आहे. तेव्हा या देशामध्ये लोकशाही कुठं आहे? या देशामध्ये ब्राह्मणशाही आहे. ज्याला तुम्ही लोकशाही म्हणता, अहो कुठं आहे? हे ब्राह्मणशाही आहे. आणि मग ब्राह्मणशाहीमध्ये शूद्र शंभुकाची हत्या होणार नाही, म्हणजे शेतकऱ्यांची हत्या होणार नाही. ज्याला तुम्ही आत्महत्या म्हणता, अरे ते सामूहिक हत्याकांड आहे, ये आत्महत्या नहीं है, ये सामूहिक रूप से किसानों को मारने का षड्यंत्र है, हत्या करने का षड्यंत्र है. लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आइसोलेशन का मामला नहीं है अकेले 1-2 आदमी का. इसलिए ये सामूहिक रूप से हत्या करवाने का षड्यंत्र है. और ये षड्यंत्र जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनकी नीतियों की वजह से है. इसलिए वो आत्महत्या नहीं है, ये पॉलिसी बनाने वाले लोगों की वजह से ये उनकी हत्याएं हो रही है. ऐसा कहना चाहिए, आत्महत्या नहीं. ये लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं. और ये बदमाश लोग अगर आप लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी उनका बंदोबस्त करने का हुनर सीखना चाहिए. आप लोगों को भी हुनर सीखना चाहिए. अगर आपके साथ वो खेल खेलते हैं और आप उनके साथ बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो बार बार आपके साथ खेल खेलते रहेंगे. खेल रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं कर रहे, बंदोबस्त की व्यवस्था नहीं कर रहे. अगर आपके पिछवाड़े पर अगर वो लात मार रहा है, तो जैसे हमारे मराठी में या हिंदी में एक शब्द है धोबी पछाड़, वैसा हमको किसान पछाड़ डेवलप करना चाहिए. एक धोबी पछाड़ है ना, लात मारने का, उस तरह से एक किसान पछाड़ डेवलप करो. और किसान पछाड़ डेवलप करके वो हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहे, तो हम लोगों को भी किसान पछाड़ डेवलप करना चाहिए और उनको पिछवाड़े पर ऐसा घुमाकर एक देना चाहिए. तो ऐसा किसान पछाड़ हमको डेवलप करना होगा. अब किसान पछाड़ हमारे पास अब नहीं है, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है, ये किसान पछाड़ डेवलप करने के लिए बनाया गया, ताकि किसान भी उसको लात मारने वालों को लात मारने का हुनर अपने अंदर पैदा करे. ये किया जा सकता है, ये हुनर पैदा किया जा सकता है, क्योंकि गांव में हम ही लोगों की ताकत है, सारी ताकत हमारे लोगों के नियंत्रण में है. ब्राह्मण गांव में ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुनवा सकता, तो ग्राम पंचायत का सरपंच कहां से बनाएगा? जब गांव का वो सरपंच नहीं बना सकता, ब्राह्मण इस देश के पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं. इस षड्यंत्र को हमको समझना होगा, इस षड्यंत्र को जानना होगा. इस षड्यंत्र को अगर आप जानने की कोशिश करते हो, तो निश्चित रूप से आप इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए लायक हो सकते हैं. मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रख दिया गया है, इसलिए इस देश में आजादी का आंदोलन चलाना होगा. और आजादी का आंदोलन चलाने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करना होगा. और इस आंदोलन को निर्माण करने में, जैसे गांधी जी ने कहा था कि सरदार पटेल की वजह से मैं इस देश के किसानों को आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो गया, उसी तरह से यदि किसान आजादी के आंदोलन में शरीक हो जाता है, तो इस देश में
जन आंदोलन का निर्माण करना संभव है। और अगर जन आंदोलन हो गया तो इस देश में दोबारा आजादी हासिल की जा सकती है, मूल निवासियों की आजादी हासिल की जा सकती है। और मूल निवासियों की आजादी के लिए इस देश में किसान का राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण होना चाहिए। इसके लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।